हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी पेड बैच के बच्चे हैं, आज 5th ऑफ जुलाई, उनको बता दूं कि आज जो है थोड़ा लेट आएगा आपका हर एक क्लास, अराउंड मे बी 12 और मे बी 1 PM, सॉरी 1 AM रात में आएगा आपका। सारे क्लासेस मैं अपलोड कर दूंगी यहाँ पे। एक्चुअली आज मेरा है बर्थडे, तो थोड़ा-सा ना घर पे ही प्रोग्राम वगैरह है। अभी जस्ट थोड़ी देर बाद जो है केक कटिंग सेरेमनी होने वाली है, तो मैं रेडी हो चुकी थी। मैंने सोचा कि यार फटाक से एक वीडियो बना देती हूँ, क्लास रिकॉर्ड कर देती हूँ और बच्चों को जो है अपलोड कर दूँगी। मेरा बर्थडे है लेकिन उन लोगों का तो कुछ नहीं, उन्हें तो पढ़ना पड़ेगा, दैट्स व्हाई। सो हैप्पी बर्थडे टू मी एंड यही बताना था कि जो पेड क्लास के बच्चे हैं, डोंट वरी, आज आपका क्लास अपलोड हो जाएगा। एक्चुअली जो है मुझे एडिटिंग का थोड़ा-सा नॉलेज नहीं है और मुझे एडिटिंग करने के लिए बिठाया गया था, तो मैंने गलती कर दी। उस वज़ह से 2 भी क्लासेस डिलीट हो गई है पॉलिटी की। वो मुझे फिर से रिकॉर्ड करनी पड़ी। मैंने रात में रिकॉर्ड कर दिया है उसको, आज यश जो है उसको अपलोड कर देगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर 1 एमसीक्यूज़। देखो एमसीक्यूज़ जो है 1000 एमसीक्यूज़ मैं डिस्कस करूँगी इस साल। ठीक है? मतलब जितना भी साल बचा है 1000 एमसीक्यूज़ डिस्कस किए जाएँगे, तो प्लीज़ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा अगर पेड कोर्स लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर माय एंड्रॉइड एप्लीकेशन, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हो जो भी आपको पेड कोर्स परचेज करना है। ओके बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज इज द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग जो है, जो भी ऑप्शन दे रखा है, वो किसने इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ये भी नहीं, इसमें से सिर्फ हमने फंडामेंटल राइट ले रखा है, हमने इम्पीचमेंट की प्रोसीजर ले रखी है। ठीक है, इम्पीचमेंट फॉर व्हाट, प्रेसिडेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें ले रखी है। मतलब जितना इंपॉर्टेंट हमें लगा वही चीज़ें ली है। ऐसा नहीं है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेस है, हमारे संविधान का बेस है, ऐसा नहीं है। देन है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएसपी लिया है। ठीक है, डीपीएसपी लिया है हमने, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये हमने ले रखा है। हमने पढ़ा, मैंने पढ़ा भी दिया है, ये आप लोगों को पता होगा। ठीक है, देन बचता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जी हाँ, ये है हमारे एक्चुअल में इन्फ्लुएंस किया है हमें, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को। बहुत सारी चीज़ें जो है हमने एज इट इज़ उठाई है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान में रखना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में। ये हम मॉडर्न इंडिया में भी पढ़ेंगे। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ाऊंगी मैं, तब वहाँ पे ये पॉइंट आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन। तो पहला असर्शन क्या कह रहा है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ट्रांसफॉर्म द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द क्राउन। ओके, बराबर है। 1857 का जो ये हुआ था, सिपाही म्यूटिनी जो हुई थी, ठीक है, सॉरी, ठीक है, सिपाही म्यूटिनी जो हुई थी, वहाँ पे ऐसा हुआ था कि 1857 के बाद क्राउन को पता चल गया था, वहाँ की रानी को पता चल गया था कि भाई अब जो कंपनी है वो हैंडल करने लायक नहीं रही। ये सिचुएशन जो भी इन्होंने यहाँ पे फसाद फैला रखी है, उसको कंट्रोल करने के लिए और यहाँ के लोगों को शांत करने के लिए उन्होंने क्या किया कि अपने पास पूरे अ, जो भी पावर थी, उन्होंने डायरेक्टली क्राउन के अंडर ले ली। ठीक है, क्राउन के अंडर ले ली, मतलब क्या कि रानी जो है वो राज करेगी अब। पहले क्या था, कंपनी राज करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन ली गई चीज़ें और क्राउन को डायरेक्टली दे दी गई। 1858 का एक्ट आया था। हर हर साल, हर 2 साल में ये कोई ना कोई एक्ट लेकर आते थे। जैसे मोदी जी कोई ना कोई योजना लेकर आते हैं, तो हमें कैसा लगता है कि भाई कुछ ना कुछ काम तो चल रहा है। उसी तरह से ये भी लोग कुछ ना कुछ काम करते ही थे। ठीक है, अब मोदी जी अच्छा काम करते हैं, वो अलग बात है कि ये जो ब्रिटिश एक्ट लेकर आते थे, ये सिर्फ़ अपने लिए लेकर आते थे। हमारे यहाँ पे जो योजनाएँ वग़ैरह लेकर लेके आई जाती है, वो बीपीएल फैमिलीज़ के लिए वग़ैरह, जो भी लाइक नॉर्मल पीपल है, उनके लिए आती है योजनाएँ। लेकिन यहाँ पे इनके जो एक्ट आते थे, वो एक्चुअल में इन लोगों के लिए ही थे, ठीक है? इन लोगों के लिए थे, मतलब किस तरह से ये और ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर सके, ये इनका सारा इनका मंशा थी, ठीक है? रीज़न क्या देते हैं यहाँ पे, द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज़ अनविलिंग टू एडमिनिस्टर इंडिया एनीमोर। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये इनके हाथ से निकल चुकी थी बात और ऐसा 1857 जैसी चीज़ फिर से ना हो, इस वजह से क्राउन ने अपने हाथों में चीज़ ले ली थी। ओके, तो यहाँ पे असर्शन जो है ये ट्रू है और जो रीज़न है वो फॉल्स है। ठीक है, जो कारण बताया गया है वो फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन। ये इतना इजी क्वेश्चन है और इतनी बार पूछा जाता है। पर्सनली मैंने खुद ने बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं, वहाँ पे मुझे क्वेश्चंस पता नहीं कैसे, पॉलिटी के क्वेश्चंस में मुझे एक ना एक बार ये क्वेश्चन आ ही जाता है और हर अल्टरनेटिव देख लेना। मैंने एएलपी का मेंस दिया था, तब मुझे क्वेश्चन आया था। मैंने आरआरबी जेई का मेंस, मेरे पेपर में मेंस में ही क्वेश्चन आया मोस्टली मुझे ये। तो ध्यान रखना है, अडॉप्ट कब किया गया था। अडॉप्ट और इन्फोर्स में
अंतर है, ठीक है। अडॉप्ट जो किया गया था वो 26 ऑफ नवंबर 1949 को किया गया था, ठीक है। 26 ऑफ नवंबर 1949, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, नवंबर होना चाहिए। 26 ऑफ नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। और इन्फोर्स कब किया गया था, पूरी जगह लागू कब किया गया था, 26 ऑफ जैन 1950 को, ठीक है। 26 ऑफ जैन 1950 को। इतना टाइम क्यों, मतलब 2 महीने का वेट क्यों किया गया, क्योंकि 26 ऑफ जैन जो है, ये जो डेट है 26 ऑफ जनवरी, ये इम्पॉर्टेंट थी, इसका कुछ महत्व था। 1929 में रावी नदी के किनारे लाहौर का जो अधिवेशन हो रहा था, उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू जी और बोस जी ने क्या किया था, ट्राई कलर जो है एक नेशनल फ्लैग फहराया था सुबह सुबह ही जल्दी। और वहाँ पे उन्होंने स्वराज जो है, पूर्ण स्वराज करके एक खुद ही से इंडिपेंडेंट राज्य, इंडिपेंडेंट जो है हमारा इंडिया, डिक्लेयर कर दिया था, खुद से ही डिक्लेयर कर दिया था, सेल्फ डिक्लेयर कर दिया था। तो 26 ऑफ जैन एक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट डेट थी, इसी वजह से हम 2 महीने जैसे रुके। और फिर 26 ऑफ जैन को हमने पूरी तरीके से जो है कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे संविधान को इन्फोर्स किया, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, अडॉप्ट कब किया गया, इन्फोर्स कब किया गया, दो भी क्वेश्चन बनते हैं। अडॉप्ट किया गया 26 ऑफ नवंबर 1949 को। हमारे प्रियम्बल में भी आपको क्वेश्चन, ये डेट जो है देखने को मिलेगी, ओके। नेक्स्ट, हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो पहली जो हमारी संविधान सभा बैठी थी, संविधान असेंबली में जो संविधान सभा बैठी थी, वो उसको पहले जो प्रिसाइड किया गया था, वो प्रिसाइड किया गया था सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा। और अगर पूछा जाए कि परमानेंट कौन थे, तो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क करके रख लेना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द एडवाइजर टू द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो देखो, यहाँ पे क्या पूछा गया, एडवाइजर पूछा गया। अब बच्चे क्या करते कि एडवाइजर तो पढ़ लेते, लेकिन फिर ये क्या देख रहे हैं कि यार ड्राफ्टिंग कमेटी का एडवाइजर कौन था, तो पता ही नहीं। अरे बाबा, ध्यान रखो, ड्राफ्टिंग कमेटी कहे या फिर कॉन्स्टिट्यूशन कहे, दोनों का भी एडवाइजर जो है, सलाहकार जो थे, वो BN राव जी थे, ठीक है। BN राव जी इज द राइट आंसर ओवर हियर। ध्यान रखना है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपने पढ़ रखा है, मैंने लिखा रखा है आपको नोट्स में, तो उसको पत्थर की लकीर मान के ही चलो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा NCERTs, रेफरेंस बुक्स, सबको इकट्ठा करके ही मैंने अपना खुद का बुक बना रखा है, हैंड रिटन बुक है। अगर आप परचेस करना चाहो तो परचेस कर सकते हो। मेरा जो ऑनलाइन स्टोर है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है मैंने। मात्र 149 रुपीज़ में, सिर्फ 150 रुपये में आपको बुक मिल जाएगा, परचेस कर लेना। और बाकी उसमें जो भी चीज़ें दे रखी है, वो 100% सही है, ठीक है। कहीं राइटिंग मिस्टेक हो सकती है, वो अलग बात है, बट जो चीज़ें दे रखी है ना, कि वहाँ पे आपके क्वेश्चन गलत होने की कोई चांसेस नहीं है, ओके। तो ध्यान रखना है, BN राव जी ही एडवाइजर थे पूरी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। तो ड्राफ्टिंग कमेटी तो उसके कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन है तो ड्राफ्टिंग कमेटी तो ये है ना, सिंपल सी बात है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम। तो देखो, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, संविधान सभा, तो पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो यहाँ पे राइट आंसर है 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी मीटिंग हुई 11 दिसंबर 1946 को। तीसरी मीटिंग हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। उस टाइम पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया था। ये सब कुछ मैं पढ़ा चुकी हूँ। जो भी पेड कोर्स के बच्चे हैं, उनको तो अभी ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान लग रहे होंगे, ठीक है। और अगर आपने पेड कोर्स भी परचेस नहीं किया है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम, कोई डरने की बात नहीं है, आप मेरी बुक से उसको पूरा कवर कर सकते हो, ओके बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन which formed the basis of the preamble of the Constitution of India in Constituent Assembly on 13 December 1946। अभी जस्ट मैंने इसकी बात रखी थी। तो 13 दिसंबर 1946 को हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा गया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को ही बाद में मॉडिफाइड करके प्रियम्बल बनाया गया, ठीक है। प्रस्तावना जो है हमारे संविधान की, वो बनाई गई। तो यहाँ पे राइट आंसर बनता है जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो देखो, नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये क्वेश्चन ना स्टेट लेवल के एग्जाम में देखने को मिला था, ठीक है। UPPSC के पेपर में ये देखने को मिला है। MPSC जो हमारा महाराष्ट्र स्टेट का जो होता है, PCS का, वहाँ पे ये क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिला है। CDS के पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिला है। तो मैंने सारे क्वेश्चन जो है, वो सारे के सारे मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से उठाए हैं। तो ऐसा मत समझो कि जो क्वेश्चन है वो ऐसे ही एवे ही है, नहीं, क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के, ओके। तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो देखो,
आचार्य जेबी कृपलानी, जय प्रकाश नारायण, के एम मुंशी जी। के एम मुंशी जी देखो ये तो ड्राफ्टिंग कमेटी के थे, एसवी पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ये भी थे, ठीक है। आचार्य जेबी कृपलानी जी भी थे, जयप्रकाश नारायण जी जो थे ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, ठीक है। तो ये थोड़ा-सा ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप इसको एक तरह से सोचो कि हम कैसे इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, एलिमिनेट करोगे ऑप्शन तो हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज कंप्लीटेड ऑन। तो देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंप्लीट हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और इसी दिन इसको अडॉप्ट भी कर लिया गया था, ठीक है। तो देखो एक ही क्वेश्चन, एक ही डेट है, लेकिन उसको पूछने का तरीका अलग अलग है कि कब कंप्लीट हुआ या कब अडॉप्ट किया गया। तो आंसर एक ही है लेकिन क्वेश्चन अलग है, इसीलिए एमसीक्यूज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ध्यान रखना जब भी आप कभी टेक्निकल का भी पेपर कर रहे हो, ठीक है, जैसे कोई इंजीनियर है, कोई जो जो जूनियर इंजीनियर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वाला जो एग्ज़ाम होता है हर साल, अगर उसके लिए प्रिपेयर कर रहा है या फिर अपने ही स्टेट में कोई इंजीनियरिंग की कोई वैकेंसी निकल रखी है, अगर प्रिपरेशन कर रहा है, तो ध्यान रखना जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन जितना ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और ये बात लागू होती है नॉन टेक के लिए भी। नॉन टेक मतलब जनरल अवेयरनेस, जितना ज़्यादा आप एमसीक्यूज़ करोगे, ध्यान रखिए एक लेवल ऐसा आ जाएगा कि आपको सारे क्वेश्चंस बनने लग जाएँगे, लेकिन एमसीक्यूज़ करना लाज़मी है। एमसीक्यूज़ भी अच्छे-अच्छे पेपर से उठाना है आपको, ठीक है? जो मैंने अभी यहाँ पे एमसीक्यूज़ ले रखे हैं 1000, वो सारे एमसीक्यूज़ जो है वो मैंने एसएससी, सीजीएल, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर लाइक 1995, 1994 वो वाले पेपर हैं। तो जहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन आते थे, ऐसे एकदम स्टेटमेंट वाइज़ नहीं आते थे, वो क्वेश्चंस उठाए हैं मैंने। तो यहाँ पे क्वेश्चंस अच्छे देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मच टाइम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हमारा संविधान बनाने के लिए हमारे संविधान असेंबली को, मतलब हमारी संविधान सभा को कितना टाइम लगा। तो हमारे संविधान सभा को पूरे 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे, ठीक है। पूरे 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे, ये ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, यहाँ पे 18 होना चाहिए, ठीक है। ये मेरी तरफ से टाइपिंग मिस्टेक हुई, आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैं ला इसके बाद जो भी क्लास आएगा वहाँ पे मिस्टेक नहीं करूँगी, ओके बच्चों। सो इतना ही था अभी फ़िलहाल के लिए। जो क्वेश्चन की क्वांटिटी है वो मैं बढ़ाती रहूँगी टाइम टू टाइम।